बाद में जब मैं कुणाल से मिला तो मैं उससे ये बात नहीं छुपा पाया। आखिर वो इस सफ़र का हिस्सा शुरू से ही था। कुणाल, एक बात बतानी है, मैंने लंच ब्रेक में उसे साइड में ले जाकर कहा। उसने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराया। तूने प्रपोज कर दिया ना? मैं मुस्कुराया। हाँ, और उसने हाँ कह दिया। कुणाल हंसा और मेरा कंधा थपथपाया। आखिरकार। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और भी है? मैंने आह भरी। वो अभी किसी को बताना नहीं चाहती। कुणाल ने भौएं चढ़ाई। दिलचस्प है। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसने बस कहा कि वो ड्रामा नहीं चाहती। चलो ठीक है, कुणाल ने कंधे उछाए। जब तक तू खुश है भाई। बस देख लेना बाद में ये कोई समस्या न बन जाए। पल्लवी और मैं अब और भी ज्यादा बातें करने लगे। वो मुझसे सब शेयर करती, क्या खाया, कौन सी मूवी देखी, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी। वो अक्सर अपनी बनाई हुई मैगी की तारीफ करती और कभी कभी तो मेरे लिए स्कूल भी ले आती। पल्लवी राजपुर रोड के पास कहीं रहती थी, जो देहरादून का एक पॉश इलाका माना जाता है। उसके पास कोको नाम का एक छोटा सा पपी था, जिसे वो जान से ज्यादा चाहती थी। हर शाम वो कोको को एमडीडीए पार्क ले जाती और वही हमारे मिलने का वक्त बन गया। मैं लगभग रोज वहां जाने लगा। कोको वाकई बहुत प्यारा था। पल्लवी की घर की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी। उसके पेरेंट्स के बीच अक्सर झगड़े होते थे और उसे उनकी रोज की बहस सुनने की आदत हो गई थी। हालांकि वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी, पर मैं उसकी मुस्कान के पीछे का दुख देख सकता था। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे, पर वो बस एक खुशहाल परिवार चाहती थी। एक ऐसा घर जहां बिना झगड़ों के सब साथ रह सके। भले ही पल्लवी मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर यामिनी मेरी जिंदगी से ओझल नहीं हुई थी। उस किस के बाद की झिझक जल्दी ही खत्म हो गई। उसे नहीं पता था कि पल्लवी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं यामिनी के ठीक एक बेंच पीछे बैठा था जब वो अपनी सीट बदलकर मेरे साथ आकर बैठ गई। मुझे बुरा नहीं लगा, शायद इसलिए क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी उसके लिए कुछ एहसास बाकी थे। वहीं पल्लवी क्लास में दूर पहली बेंच पर बैठती थी। मैं और पल्लवी फ्री पीरियड में बात करते थे, पर उसे लगता था कि यामिनी और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। इसलिए उसने कभी सवाल नहीं किया कि मैं उससे इतनी बातें क्यों करता हूं या उसने मेरे साथ बेंच क्यों बदल ली है। उसे मुझ पर भरोसा था। दूसरी तरफ यामिनी ऐसा बर्ताव करती थी जैसे उसका मुझ पर पूरा हक हो, क्योंकि वो मेरे और पल्लवी के रिश्ते से अनजान थी। वो मेरी प्रैक्टिकल फाइल्स का ध्यान रखती, फिजिक्स के डायग्राम्स बनाने में मदद करती, यहाँ तक कि हिंदी और इंग्लिश की कहानियां सुनाकर मेरी एग्जाम्स की तैयारी करवाती। सब कुछ पुराने दिनों जैसा लग रहा था, पर एक बड़े फर्क के साथ। पुराने दिनों में मैं यामिनी की अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब मैं अपने एहसासों को लेकर कंफ्यूज था। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, पर हर शाम मैं पल्लवी से मिलने के लिए एमडीडीए पार्क भागता था। मेरा दिल दो दुनियाओं के बीच फंस गया था और मुझे नहीं पता था कि मेरी असली दुनिया कौन सी है। यामिनी और मैं साथ में खूब मस्ती करने लगे। उसके साथ मुझे एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती थी, जैसे कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो किसी भी पागलपन भरे आइडिया के लिए कभी मना नहीं करती थी। एक दोपहर फ्री पीरियड में यामिनी ने बेंच पर पीछे झुकते हुए अंगड़ाई ली। कबीर, क्या तुम इस रोज के स्कूल रूटीन से कभी बोर नहीं होते? मैं हंसा। हमेशा होता हूं, पर हमारे पास चॉइस क्या है? वो शरारत से मुस्कुराई। हम चॉइस बना सकते हैं। चलो आज कुछ तूफानी क्रेजी करते हैं। मैंने भौहें चढ़ाई। जैसे क्या? वो मुस्कुराई। लंच के बाद यहां से खिसक लेते हैं, बस 1 घंटे के लिए। मैं रेलवे ट्रैक के पास एक चाय वाले को जानती हूँ, वहां की चाय बेस्ट होती है। मैं झिझका। चाय के लिए स्कूल बंक करना, ये तुम्हारा मास्टर प्लान है? उसने हल्के से मेरे माथे पर उंगली मारी। अरे यार कबीर, तुम्हारा एडवेंचर वाला सेंस कहाँ गया? मैंने ड्रामा करते हुए लंबी सांस ली। ठीक है, पर अगर पकड़े गए तो सारा ब्लेम तुम्हारा होगा। वो हंसी। डन। बाद में जब हम चाय की दुकान पर लकड़ी के बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उसने अचानक एक सिगरेट निकाली और अपनी उंगलियों में फंसा ली। क्या तुमने कभी ट्राई की है? उसने सिर झुकाकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। वो मुस्कुराई। ट्राई करना चाहोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कुणाल को नहीं बताऊंगी। मैंने आंखें घुमाई। तुम सुधर नहीं सकती। फिर भी मैंने हिचकिचाते हुए उससे सिगरेट ले ली। पहले कश ने मुझे इतना बुरी तरह से खांसने पर मजबूर किया कि यामिनी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मुझे पता था तुम इसमें फिसड्डी साबित होगे, उसने हंसते हुए अपनी आंखों के आंसू पूछे। मैंने उसे मजाक में घूरा। चुप रहो, मैं बस तैयार नहीं था। वो अभी भी खिलखिला रही थी। हे भगवान कबीर, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यामिनी के साथ सब कुछ बेपरवाह, अचानक और आजाद सा महसूस होता था, जैसे बाकी कुछ मायने ही नहीं रखता। दूसरी तरफ पल्लवी सब नोटिस करती थी, पर उसे मुझ पर भरोसा था। उसे लगता था कि मेरे और यामिनी के बीच सिर्फ दोस्ती है। पल्लवी के साथ मुझे प्यार और गर्माहट महसूस होती थी, यामिनी के साथ मुझे रोमांच और आज़ादी। पल्लवी और मैं अक्सर स्कूल के बाद फिल्में देखने जाते थे और वो मेरे सबसे खुशनुमा पल होते थे। वो पूरी फिल्म के दौरान मेरा हाथ थामे रहती, जैसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहती। मुझे रोमांटिक सीन बहुत पसंद थे।
सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से वो शर्माती थी, जिस तरह अंधेरे थिएटर में हमारी आंखें मिलती थीं, वो एक अलग ही भाषा होती थी। द ग्रेट गैट्सबी हमारी फेवरेट थी। हमने इसे साथ में 3 बार देखा। जब हम थिएटर से बाहर निकले तो शाम की ठंडी हवा चली, पर पल्लवी अब भी गैट्सबी की दुनिया में खोई हुई थी। उसने एक ठंडी आह भरी। पता है कबीर, गैट्सबी का किरदार कितना पोएटिक है। जिस तरह उसने डेजी से प्यार किया, जिस तरह उसका इंतजार किया, उसके लिए सब कुछ खड़ा कर दिया। उसकी आंखें अभी भी फिल्म की चमक से भरी थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए हर वीकेंड बड़ी बड़ी पार्टियां दे? वो हंसते हुए सिर हिलाने लगी। नहीं, बात पार्टियों की नहीं है, बात उस तरीके की है जिस तरह उसने उससे प्यार किया। इतना समर्पित, इतना पागलपन भरा प्यार। मैंने सोचने का नाटक किया। तो तुम ये कह रही हो कि तुम ऐसे लड़के के प्यार में पड़ोगी जो सालों तुम्हारा इंतजार करे, हर रात एक हरी रोशनी को टकटकी लगाकर देखे, फिर तुम जाकर किसी और से शादी कर लोगी? वो चौंक गई और मेरे हाथ पर धीरे से मारा। मेरा वो मतलब नहीं था, और डेजी तो एक बहुत बुरी इंसान थी, मैंने बात काटते हुए कहा। मानना पड़ेगा वो गैट्सबी के लायक नहीं थी। पल्लवी ने मुंह बनाया। ठीक है, शायद नहीं थी, पर फिर भी जिस तरह से वो उसे देखता था। मैंने चलना बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा। इस तरह? मैंने गैट्सबी वाले अंदाज में उसे गहराई से देखते हुए पूछा। वो अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही थी। कबीर, बस करो। ओह मेरी प्यारी डेजी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने ड्रामा करते हुए अपने दिल पर हाथ रखा। वो आखिरकार ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम कितने बड़े पागल हो। पर तुम इसी पागल से प्यार करती हो ना? मैंने उसे चढ़ाया। उसने आंखें घुमाई, पर उसके गालों की लालिमा ने सब सच बता दिया। चलो मिस्टर गैट्सबी, इससे पहले कि तुम और फजीहत कराओ। मैं हंसा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर चलने लगा। अगर प्यार ऐसा ही महसूस होता है तो मैं इस पल को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। कबीर ने अपने हाथ की सिगरेट की तरफ देखा। उसमें बस एक आखिरी कश बाकी था। उसने एक गहरा कश लिया, 1 सेकंड के लिए आग को घूरा और फिर धुआं ऐसे छोड़ा जैसे वो किसी ऐसी याद को आज़ाद कर रहा हो जिसे वो दोबारा नहीं जीना चाहता। वो एक फीकी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ा। यही डील थी भाई। सिगरेट खत्म, हर कहानी भी। शायद किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मैं पीछे झुक गया, जैसे मैंने उसकी बात मान ली हो, पर फिर मैंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो, नियम तो नियम है, मैंने कहा, और सिगरेट की एक नई डिब्बी उसके सामने कर दी जो मैंने रास्ते में ढाबे से खरीदी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे वो डिब्बी दिखाई। पर क्या होगा अगर किस्मत ये चाहती हो कि ये कहानी आज रात खत्म ना हो? कबीर हंसा और सिर हिलाया। तुम पूरी प्लानिंग करके आया हो, है ना? मैंने उसे पैकेट पकड़ा दिया। गुनाह कबूल है भाई, पर भाई तुम यहां नहीं रुक सकते। मैं तुम्हारी कहानी जीना शुरू कर चुका था। उसने पैकेट से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुसीबत हो भाई, पर अच्छी वाली। उसने एक और कश लिया, आसमान की तरफ देखा, और बस ऐसे ही कहानी फिर से शुरू हो गई। लद्दाख के उस तारों भरे आसमान के नीचे बुझती हुई आग के पास उसकी उंगलियों के बीच एक नई सिगरेट चमक रही थी। दूसरी सिगरेट जलती है और कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। मैंने झुंझलाकर कुणाल को फोन लगा दिया। ये वेक्टर क्या बला है कुणाल? एक तीर भला कोई फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? और तीरों को आपस में जोड़ना, क्या ये मजाक नहीं लग रहा? नंबर्स जोड़ना तो समझ आता है, पर तीर जोड़ना, ये सब बकवास है। कुणाल दूसरी तरफ से हंसने लगा। तू टॉपर है कबीर, ये नाटक मत करके तुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है तू एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ही लाएगा। इस बार चीजें बिल्कुल अलग हैं, मैंने अपना माथा सहलाते हुए कहा। इतना सारा सिलेबस बचा है और हर चैप्टर नामुमकिन लग रहा है। यहां तक कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी गैलेक्सी से आया हो। कुणाल ने चुटकी ली। अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी से क्यों नहीं कहते कि वो तुझे पढ़ा दे? मैंने सुना है प्यार में सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? मैंने आह भरी। उसके और यामिनी के चक्कर में सारा चाम हवा में धूल की तरह उड़ गया। अब मैं अपनी तैयारी का आखिरी हफ्ता इन डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ हाँ बिल्कुल, कुणाल ने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। उस बंदे के मुंह से ये बड़ी बातें अच्छी नहीं लग रही जिसने पूरा साल पढ़ाई से ज्यादा फ्लर्टिंग में बिताया है। सच बता, अगर पल्लवी अभी तुझे फोन करके कहे कि कबीर चलो साथ में पढ़ते हैं, तो क्या तू भागा भागा नहीं जाएगा? मैंने फिर से अपनी किताब को घूरते हुए एक ठंडी सांस ली। वेक्टर्स अब भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे, पर कम से कम इस स्ट्रगल में मैं अकेला नहीं था। मैं पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया और नतीजा बहुत बुरा रहा। मुझे सिर्फ 62% मार्क्स मिले,
जो मेरी जिंदगी के सबसे कम नंबर थे। पल्लवी को 82% मिले और हमेशा की तरह यामिनी क्लास टॉपर रही। मुझे लगा जैसे ये मेरे पतन की शुरुआत है, पर मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने तय किया कि 12th क्लास अलग होगी। मैं फोकस करूंगा, जी जान से पढ़ूंगा और सब कुछ बदल दूंगा। उस दिन मैंने एक जरूरी सबक सीखा। आपको सिर्फ टॉक्सिक दोस्त ही नीचे नहीं गिराते, कभी कभी खूबसूरत डिस्ट्रैक्शंस भी आपको ले डूबते हैं। पल्लवी और मैंने अपना रिश्ता सीक्रेट ही रखा। क्लास में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि हम साथ हैं, यहां तक कि यामिनी भी नहीं। पर उस पर्दे के पीछे भी पल्लवी अपने प्यार का इजहार करने के तरीके ढूंढ ही लेती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो डांस करती, चाहे कोई बड़ा फंक्शन हो या स्कूल का छोटा सा इवेंट। वो एक गजब की डांसर थी और कुमाऊनी गानों पर उसके मूव्स जैसे सबको सम्मोहित कर देते थे। उसके सारे परफॉर्मेंस में से एक सबसे यादगार था तेरो लहंगा गाने पर उसका डांस। उसने परिंदा और पिछोड़ा कुमाऊनी लिबास पहना था और वो बला की खूबसूरत लग रही थी। जिस तरह वो थिरक रही थी और मुस्कुरा रही थी, उससे नजर हटाना नामुमकिन था। परफॉर्मेंस से एक दिन पहले वो बड़े उत्साह के साथ मेरे पास आई। कबीर, कल मेरा डांस है और तुम्हें देखने आना ही होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बिल्कुल आऊंगा, पर तुम पहन क्या रही हो? वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, उसने मजाक में अपने हाथ बांधते हुए कहा। सरप्राइज? मैं थोड़ा करीब आया और उत्सुकता से उसकी आंखों में देखा। अब तो मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। गाने के बारे में नहीं पूछोगे? वो मुस्कुराई। मेरा अंदाजा है तेरो लहंगा आजकल वही तो ट्रेंडिंग है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर, तुम ये कैसे कर लेते हो? तुम हमेशा सही अंदाजा लगा लेते हो। क्या तुम अंदर ही अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट हो? मैंने कंधे उचकाए। हो सकता है, या शायद मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगा हूं। उसने मुझे हल्के से धक्का दिया। जब तुम सरप्राइज खराब कर देते हो ना, तो बिल्कुल मजा नहीं आता। गाने की फिक्र किसे है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सबकी नजरें और मेरी भी तुम्हारे डांस और उस खूबसूरत पहाड़ी लिबास पर टिकी होंगी। वो शर्मा गई और अपना सिर हिलाने लगी। मक्खन लगा रहे हो? सिर्फ सच कह रहा हूं। वो मुस्कुराई और कुछ पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बस उस खामोश एहसास के साथ कि आने वाला कल बहुत खास होने वाला है। मैं स्कूल में टेबल टेनिस खेलता था। हालांकि मैं खुद को कोई प्रो नहीं कहूंगा। एक दोपहर जब मैं कैजुअली कुछ शॉट्स मार रहा था, पल्लवी वहां से गुजरी और उसने मुझे मैच के लिए चैलेंज कर दिया। मेरे साथ खेलो और जीत कर दिखाओ, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुराया और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बस हारने के बाद मुझे दोष मत देना, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चेतावनी दी। वहां भीड़ जमा हो गई। मेरे ज्यादातर दोस्त देख रहे थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उनके सामने किसी लड़की से हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैच शुरू हुआ, 12 पॉइंट्स का। पहले 6 पॉइंट्स तक हम बराबर थे, पर अचानक उसने गियर बदल दिया। उसके शॉट्स तेज और सटीक हो गए, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं हार गया। सब ठहाका मारकर हंसने लगे और मुझे बुरी तरह चढ़ाने लगे। मैं वहीं सुन्न खड़ा था, इसलिए नहीं कि मैं मैच हार गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इतनी कमाल की प्लेयर है। फिर भी जब सब हंस रहे थे, मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो टेबल टेनिस मैच से कहीं ज्यादा जरूरी चीज पहले ही जीत चुकी है, मेरा दिल। पल्लवी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा खेलती हो? मैंने अपनी हार से थोड़ा हक्के बक्के होकर कहा। वो शरारत से मुस्कुराई। सब कुछ पहले ही बता देना ठीक नहीं है। मैं घर पर अपने डैडी के साथ खेलती हूँ, वहीं से सीखा है। वो काफी टफ प्लेयर हैं। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। तो ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है? वो हंसी। वैसे स्वाद कैसा लगा? हार का स्वाद? मैंने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, हैरान करने वाली हद तक मीठा। उसने अपना सिर झुकाया, जैसे मजा ले रही हो। मीठा? हाँ, मैंने बिना ज्यादा चीजी हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से मिला है। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी गूंज उठी। कबीर, तुम्हें सच में हार को जीत में बदलना आता है। हर गुजरते दिन के साथ पल्लवी मुझे अपने और करीब ला रही थी। उसमें कुछ तो था, उसकी बेबाक हंसी, हर चीज को सलीके से टाल देने का अंदाजा, जो किसी ताजा हवा के झोंके जैसा लगता था। पल्लवी, जिसे कभी यामिनी के साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब उसे कुछ बदलाव महसूस होने लगा था। उसने नोटिस किया कि कैसे मेरी नजरें यामिनी पर थोड़ी ज्यादा देर तक टिकती हैं, कैसे यामिनी के आसपास होने पर मेरी हंसी और भी आजाद हो जाती है। उस बदलाव ने उसकी आंखों में जलन की एक लहर पैदा कर दी थी। पल्लवी मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं अब भी उसे उतना ही प्यार करता हूं। उसके शब्द तो नरम थे, पर आवाज में एक अनिश्चितता थी।
कभी कभी जब मैं यामिनी से बात कर रहा होता तो वो मुझे एक तरफ ले जाती, जैसे वो किसी ऐसी चीज को थामने की कोशिश कर रही हो जो उसके हाथ से फिसल रही थी। यामिनी हमेशा की तरह शांत रहती, कभी कोई ड्रामा नहीं करती थी। वो बस मुस्कुराती और मुझे जाने देती, और मैं वहीं फंसा हुआ था। एक तरफ वो लड़की थी जो मुझे प्यार और गर्माहट देती थी, और दूसरी तरफ वो जो मुझे खुला आसमान और आज़ादी देती थी। मैं दोनों दुनियाओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी कोशिशों ने सिर्फ पल्लवी के जख्मों को और गहरा किया। कबीर, मैं देख रही हूं कि आजकल तुम्हारी यामिनी से काफ़ी बातें होती हैं। उम्मीद है वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही है? पल्लवी ने एक दिन कहा। उसकी आवाज़ तो हल्की थी, पर उसकी आंखें मेरे चेहरे पर सच तलाश रही थीं। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने कुछ गलत देखा है पल्लवी? कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। मैंने ये शब्द तो कह दिए, पर अंदर ही अंदर मुझे उस लम्हे का बोझ महसूस हो रहा था जो मैंने उसे नहीं बताया था। यामिनी ने मुझे किस किया था। वो सिर्फ एक किस नहीं था, वो एक तूफान था जिसे झेलना मुझे नहीं आता था। फिर भी पल्लवी ने एक फीकी मुस्कान दी और टॉपिक बदल दिया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो या अभी भी 11वीं की तरह मजा ही चल रहा है? मैं हंसा। चीजें लगभग वैसी ही हैं, पर मैं सीरियस होने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे फिजिक्स अच्छा चल रहा है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। कोचिंग की वजह से या इसलिए क्योंकि तुम्हारी वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड यामिनी भी उसी क्लास में है? नहीं, किसी और की वजह से। उसका चेहरा बदल गया। कौन है वो? सबके मुकाबले ज्यादा खूबसूरत? मैंने उसे चढ़ाया। उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपनी बाहें चढ़ाईं। उस चुड़ैल यामिनी के अलावा और कौन हमारे बीच आ सकता है? मैं ठहाका मारकर हंसा। शांत हो जाओ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कुणाल है। उसने अपनी आंखें घुमाई और मेरे कंधे पर एक पंच मारा। शुक्र है, क्योंकि अगर कोई लड़की होती तो मैं उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटती। उस शाम हम इतना हंसे कि हमारी सारी चिंताएं उस हंसी में घुल गईं। दूसरी तरफ यामिनी को कभी बुरा नहीं लगता था जब मैं पल्लवी के साथ वक्त बिताता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि पल्लवी मेरी गर्लफ्रेंड है। वो एक परिंदे जैसी थी, हमेशा आज़ाद, निडर और बेबाक। उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता हो कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह क्या है। उसने कभी अटेंशन नहीं मांगी, पर न जाने कैसे उसे हमेशा मिल जाती थी। उसे पता था कि जब भी उसे मेरी जरूरत होगी, मैं उसे कभी मना नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह वो मुझ पर अपना हक जताती थी, बिना शब्दों के, बड़ी सहजता से, उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। उसे मुझ पर हक जताना आता था, और सच कहूं तो मुझे ये बहुत पसंद था।